हेलो जी। तो बच्चों के डिमांड पे एक और बेहतरीन सा टॉपिक लेके हम आपके लिए आए हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अगर चैप्टर में देखें हम तो जो टॉपिक है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, यानी गैसों का विनिमय कैसे होता है, आदान प्रदान कैसे होता है। पहला जहन में सवाल यही आएगा कि सर जी एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कहाँ 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 होता है भाई। तो हम बोलते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखें तो दो जगह होगा दोस्त। कहाँ होगा? एक तो जब हम एटमॉस्फेरिक एयर इनहेल करेंगे हमारे लंग्स में जाएगा, तो लंग्स में मौजूद एल्वोलाई और ब्लड वेसल के बीच में एक बार गैस का एक्सचेंज होगा। और दूसरा, जब यही एयर जो होगी जो हमने एक्सचेंज की है जिसमें ऑक्सीजन है, जब यही ब्लड लेके लीव करेगा हमारा जो भी लंग्स है उससे निकलने वाली कैपिलरी ब्लड वेसल, तो इसका पर्पज है कि हम जो भी ऑक्सीजन रिसीव किए हैं वो अपने सेल्स तक पहुंचाएं। तो लेके यानी ट्रांसपोर्ट होगा उन गैसेस का, और ट्रांसपोर्ट के पश्चात जो भी हम ऑक्सीजन लेके आए हैं वो ब्लड से हमारे सेल को फिर से दिया जाएगा। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो लेवल पे होगा। पहला जो लेवल है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो है ब्लड टू एल्वोलाई, यानी जो भी हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पहुंचे हैं जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और जो हम सांस लिए हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हम प्रयास करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करें, एल्वोलाई में दें, और एल्वोलाई में मौजूद ऑक्सीजन को हम क्या करें, अपने ब्लड वेसल में दें। अभी बहुत बेसिक तरीके से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। यानी गैसियस एक्सचेंज हमारे यहाँ दो जगह होता होगा। एक तो ब्लड से एल्वोलाई में, पहला, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होगा भैया, जब ब्लड से सेल को देना होगा। और इसके बीच में जो टॉपिक होता है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, कि भाई ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, क्या क्या साधन था। तो डेफिनेट सी बात है ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो बच्चे ने कमेंट किया था कि एल्वोलाई में हमारे यहाँ गैसेस कैसे पहुंचती हैं सर, या एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, जरा हमें समझा दीजिए। तो मैंने सोचा चलो बताते हैं आपको, और बहुत बेसिक लेवल पे बताएंगे। हम चाहते हैं कि आपका वक्त जाया ना हो, इसलिए हम कुछ चीज़ें पहले से ही प्री प्लान्ड लेके आते हैं। अब आप सबको पता है कि हम सांस जो है एटमॉस्फेरिक एयर ही लेते हैं, हमने इनहेल किया। जब सांस को लिया तो हमने एटमॉस्फेरिक एयर लिया, और एयर की बात करेंगे तो हमारे एयर में बहुत सारी गैसेस हैं। जैसे नाइट्रोजन हम बोलते हैं 78 पॉइंट समथिंग, ऑक्सीजन बोलते हैं 20.83, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और भी बहुत सारी गैसेस ट्रेस अमाउंट में पाई जाती है। लेकिन हम यहाँ केवल और केवल दो गैसों के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और इनहेल में हम डायरेक्टली दिखाएं क्या कि यही एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ पहुंच गया, हमारे एल्वोलाई में पहुंच गया। चलो भाई हम थोड़ा बात कर लें कि इस एटमॉस्फेरिक एयर को देखें तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं इस एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर अगर हम देखें तो बोलते हैं कि PO2 जो है 159 mm ऑफ Hg होता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड के देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हम बोलते हैं 0.3% या 0.3 mmHg होता है। बड़ा सिंपल सी बात है। अब हमने यही हवा क्या करी, इनहेल करी, तो डेफिनेट सी बात है डिफरेंट रिस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू यही एयर हमारे कहाँ पहुंची होगी, लंग्स में पहुंची होगी। हम बोल दिए इनहेल्ड एयर। अब डेफिनेट सी बात है इस लंग्स के एल्वोलाई में जब पहुंची होगी तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की वजह से एल्वोलाई पे लगने वाला प्रेशर अगर हम देखें तो इनहेल्ड एयर में, या हम बोले हमारे एल्वुलर एयर लिख दें यहाँ पे, यानी एल्वोलाई में अगर हम प्रेशर देखना चाहें कि इस इनहेल्ड एयर की वजह से कितना हुआ, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mmHg हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल सर्जी हमारा कितना हो जाता है, 40 mmHg हो जाता है। अब बड़ा दुख की बात एक दिख रही होगी अगर दिल से सोचिएगा कि भैया जो सांस हमने ली थी उसमें यहाँ पे 159 mmHg था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम था। एल्वोलाई में ऐसा क्या है कि हमारा ऑक्सीजन का कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, अभी तो हमने कोई गैसेस एक्सचेंज भी ना करी। तो याद होगा हमारे लंग्स में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुछ, जब हम टाइडल वॉल्यूम यानी सांस लेते हैं नॉर्मल तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो हमारे कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है, कुछ ही अमाउंट ऑफ एयर हमारे रिस्पिरेटरी जोन में पहुंचता है।
हम ये भी देखते हैं कि हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बाद भी बच जाता है। अगर हम दम लगा के भी सांस को बाहर निकालें तो हमारे यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे एल्वोलाई में पहले से ही कुछ मौजूद है, और कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट हो रहा होगा कि ऐसा एयर मौजूद है एल्वोलाई में जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है डेफिनेटली। तो चूंकि भरा हुआ है, फिर भी हमने जब इनहेल किया एयर को तो हमने बोला कि अब हम देखें इनहेलेशन के बाद, यानी जब हमने सांस अंदर खींच ली तो अब हम देखें कि कौन सा गैस हमारे एल्वोलाई पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का देखते हैं तो बोलते हैं कि 104 mmHg हुआ, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो हम बोलते हैं 40 mmHg हुआ। चलो बात समझ में आ गई कि चलो हमारे एल्वोलाई में अब बस इतना इमेजिन करो कि एक गुब्बारे में आपने हवा भर दी है, सिंपल। अब है क्या कि यहां से हमारे पूरे बॉडी से अगर हम देखें तो जब देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका लेफ्ट चेंबर है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग उसे बोलते हैं इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ब्लड जो कचरा लेके जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का सिंपल सा मतलब है द ब्लड विच कंटेन्स मोर CO2 इन कंपेरिजन टू O2। अगर ऐसा कोई ब्लड हो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो हम उसे बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो भाई, हम जानना चाहें कि क्यों हम डीऑक्सीजनेटेड बोल रहे हैं, ऐसा क्या है सर जी, ऑक्सीजन कितना ही कम हो गया। तो हम बोलते हैं कि अगर इसको प्यार से देखें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हम ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर देखें तो 40 mmHg होता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो हम बोलते हैं 45 mmHg होता है। भाई सिंपल सी बात है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इट मींस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज्यादा है, और इसी वजह से हम बोल रहे हैं इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलो भाई, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारी कहाँ पहुंची होगी, ये हमने कैपिलरी बना ली एक, और कैपिलरी को दिखाया कि हमारे एल्वोलाई के पास जा रही है। हमारा डीऑक्सीजनेटेड जो एयर है या ब्लड है वो कहाँ है, इस ब्लड वेसल में है, बहुत डेफिनेट सी बात है। और हमारा जो इनहेल्ड एयर है वो कहाँ है, वो यहाँ है। यानी इस इनहेल्ड एयर और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इनके बीच में तीन चीजें हमें दिख रही हैं। क्या दिख रही हैं भैया? तो पहली चीज तो हमें दिख रही है एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई। दूसरी चीज दिख रही है इनके बीच में जो गैप है उस गैप में मौजूद बेसमेंट सब्सटेंसेस। और तीसरा आइटम दिख रहा है जो हमारा ब्लड वेसल है उसकी जो दीवार है, एंडोथीलियम है ब्लड कैपिलरी की। तो जो हमारा एल्वोलाई है उसकी दीवार जो है वो बनी होती है किसकी, स्क्वैमस एपिथेलियम की। और हमने बहुत बेसिक एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जहां भी हमारे यहाँ डिफ्यूजन मार्जिन बनाना पड़ता है, जहां भी हमारे यहाँ डिफ्यूजन होता है चीजों का, वहां की एपिथेलियम जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम ही होती है। तो हम बोलते हैं जो एपिथेलियम है हमारी एल्वोलाई की, जो बेसमेंट सब्सटेंसेस है और जो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है, वो डिफ्यूजन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। हमारे यहाँ जो डिफ्यूजन होता है गैसों का, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, गैसों का नियम पढ़ा होगा आपने तो देखा होगा गैसों में विसरण का नियम पाया जाता है, डिफ्यूजन लॉ को फॉलो करती है। यानी गैसेस जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर फ्लो करना चाहती है। तो डिफ्यूजन मार्जिन बना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना, और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कितने कितने लोगों ने मिलकर बनाया ये भी आप समझ सकते हैं कि एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, बेसमेंट सब्सटेंसेस यानी इनके बीच में जो भी गैप में मटेरियल मौजूद है, और तीसरा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमारे यहाँ जो भी गैस है, ऑक्सीजन की बात करें या कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम इसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि डिफ्यूजन और भी किसी चीज पे फैक्ट, किसी चीज पे कंसिडरेशन होता है सर जी। डिफ्यूजन कितना होगा, कैसे होगा, एक तो डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस किसकी कितनी मोटाई है भाई। जितनी मोटाई उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा और डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। कैसे समझ सकते हैं भाई, सेंट लो मारो रूम में तो रूम में थोड़ा डेफिनेटली ज्यादा महकेगा, दीवार के बाहर थोड़ा हो सकता है रिस रिस के पहुंचे। तो डेफिनेट सी बात है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की मोटाई पे तो मैटर करेगा ही करेगा। दूसरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे भी मैटर करता है, कई बार पूछा गया है। चलो वहां की बात छोड़े, तो डिफ्यूजन हुआ कैसे, तो हमने बोला कि यहाँ पे जो दिख रही है एयर, यहाँ पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें CO2 ज्यादा है। चलो भाई बात समझ में आ गई। CO2 ज्यादा है तो हम बोलते हैं CO2 यहाँ से कहाँ चली गई, हमारे एल्वोलाई में। चलो
CO2 को कहाँ भेज दिया, एल्वोलाई में। और ऑक्सीजन को क्या करा दोस्त, ऑक्सीजन को हम यहां लेके आए। चलो, यानी कुल मिला के हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वोलाई में ड्रॉप कर दिया। हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, जिसे हम हेल्डेन इफेक्ट एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम समझाएंगे कि ऐसे हवा में नहीं जा रहा है, इसके जाने के लिए भी तमाम एक्टिविटीज हो रही हैं। लेकिन अभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ लीजिए कि हुआ कैसे। तो ये फिर क्या हुआ, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गया, यहां से ऑक्सीजन लिया, तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा हो कि जो भी आप ब्लड लेके गए थे, जिसे कि आप डीऑक्सीजनेटेड बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था। उस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को आपने छोड़ दिया कहाँ, एल्वोलाई में, और जो ऑक्सीजन है उसको कैरी कर लिया अपने साथ। तो हम बोलते हैं यही ब्लड क्या हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। अगर हम देखें कि भैया कितना ज्यादा कितना कम हो गया, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हम देखें तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का हो जाता है वो 95 mmHg हो जाता है। यानी कहाँ 40 का लेके आए थे और कहाँ 95 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का देखें सर जी तो 40 mmHg हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कहाँ हो गया 40 mmHg। यानी इस बात से ही कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपने ऑक्सीजन गेन करा है और कार्बन डाइऑक्साइड लूज करा है। ये पहला टर्म हो गया, यानी यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चल रहे हैं आप, चूंकि अब हमारे हमारे हार्ट के किस पार्ट में जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है लेफ्ट पार्ट में जाएगा, और हार्ट वहां से ब्लड पंप करेगा, तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारे पूरे शरीर में जाएगा। यानी इसी ब्लड का क्या होगा, संचार होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे यहाँ पहुंचेगा सेल्स तक। तो ये वाला हिस्सा, चूंकि बच्चे ने बोला था कि हमारे एल्वोलाई में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये बात हो गई। लेकिन अब हम कहेंगे क्या, जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पहले तो हम समझाएंगे कि इन गैसों का ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, यानी क्या ऐसे हवा में हमारी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, या इसके लिए किसी माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी, तो कौन सा माध्यम है, वो कौन सा तरीका है जिससे हम ये जो एल्वोलाई में एयर लिए थे, ब्लड में एक्सचेंज किए, और इस एक्सचेंज ब्लड को हम अपने सेल तक पहुंचाएंगे, यानी ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। पहले तो ले जाओगे फिर दोगे ना, फिर वहां गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे कि हमारे ब्लड वेसल से सेल को कैसे ब्लड दिया गया। तो अगर आपको भी किसी टॉपिक में ऐसे प्रॉब्लम आ रही हो, बेसिक तरीके से समझना चाह रहे हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो उसमें कोई झिझक की बात नहीं है, आप टॉपिक बताएंगे, मैं उसको बहुत बेसिक तरीके से समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। और भी बहुत सारे बच्चों के टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे सारे टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइए, मैं सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो बनाता जाऊंगा, ठीक है। और आप अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करते चले जाइए नीट 2026 फोड़ना में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और फिर देखेंगे कि एक्सचेंज कैसे हुआ हमारे यहाँ, जो भी हम ब्लड ले में, जिस ब्लड में हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा था, उस ब्लड को हमने कैसे एक्सचेंज किया सेल्स तक, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।